सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेरे स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर completing chapter number 11, the second chapter of our book, we are going to start chapter number 12. This is the third chapter of our book. इस चैप्टर का नाम तो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते किसे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं, और लाइट की प्रॉपर्टीज एज अ वेव क्या है इस चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में मुख्तलिफ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ते हैं जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लाइट की खसूसियात, लाइट की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से मालूम हो। तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले लाइट को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल जो मैंने अभी एक रेज़ किया, सवाल उधर ही है कि आखिर लाइट क्या है। हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर वेव्स को डिटेल से पढ़ के आ रहे हैं। हम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, वेव्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने साउंड को एज अ वेव ट्रीट किया। हमने शुरू की थी यहाँ से बात के साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो सेंस ऑफ हेयरिंग प्रोड्यूस करती है, यानी जिसका ऐसा इफेक्ट है जिससे हम सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने फिर कहा कि ये वेव है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, और इस वेव की नेचर क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 11 में साउंड के एतबार से पढ़ी थी। अब हम यही बात लाइट के एतबार से करने लगे हैं कि क्या है आखिर लाइट। डियर स्टूडेंट्स, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है, यानी हमें चीज़ों को देखने में मदद देती है। अगर एक लम्हे के लिए आप ऐसे कमरे में चले जाएं जहां पर बिल्कुल रोशनी मौजूद ना हो, यानी 100% तारीकी या डार्कनेस हो, तो आपको एक लम्हे के लिए ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी सेंसेशन ऑफ साइट बिल्कुल काम नहीं करेगी। हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ों को देखते हैं लाइट ही की वजह से देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट इन तमाम चीज़ों पर फॉल करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में, हमारे आई बॉल पर पड़ती है। हमारी आंखों के लेंस इन्हें कैप्चर करते हैं, रेटिना पे फॉल करवाते हैं और हमें इनका इमेज नज़र आता है। सो सेंसेशन ऑफ साइट के लिए लाइट एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमारा सवाल तो अभी भी उधर ही है कि ये लाइट क्या है। ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल ने बहुत अजीम दिमागों को, अजीम जहनों को 200 साल तक परेशान किए रखा। इनिशियली अर्ली 1700 में एक कॉन्सेप्ट था कि लाइट की डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। 1704 में न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट प्रपोज की। ये अजीब सा वर्ड क्या है? कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट से मुराद ये है, न्यूटन प्रेजेंटेड द थ्योरी दैट लाइट बिहेव्स लाइक टाइनी पार्टिकल्स। ये जो रोशनी हम देखते हैं, ये रोशनी असल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से हमें दिखाई देती है। अगर किसी जगह पर रोशनी की एक बीम ट्रेवल कर रही है, इस थ्योरी के मुताबिक वो बीम किस तरह से बनी? वो बीम छोटे छोटे पार्टिकल्स के एक ही डायरेक्शन में रश करने की वजह से बनी। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट 1704 में न्यूटन ने पेश किया था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद, तकरीबन 100 साल गुजरने के बाद 1802 यानी 1802 में थॉमस यंग्स ने वेव नेचर ऑफ लाइट को साबित कर दिया। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे आप अपनी अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने इस लाइट से डायफ्रैक्शन का फिनोमेना करके दिखा दिया। और आप जानते हैं कि ये डायफ्रैक्शन का फिनोमेना सिर्फ वेव्स की प्रॉपर्टी है।
तो अगर इस बुनियादों पर देखा जाए तो थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंटली साबित करके दिखा दिया कि लाइट डायफ्रैक्शन कर रही है। सो लिहाजा लाइट एक वेव है। तकरीबन 100 साल बाद यानी 1801 में थॉमस यंग ये बात साबित कर चुका था एक्सपेरिमेंटली कि लाइट एक वेव है। लेकिन इसकी रीज़न कि वेव कैसे है उस वक़्त किसी सूरत भी मंजर आम पर नहीं आई थी। फिर तकरीबन 100 साल का वक्त और गुजरा। इन अर्ली 1900 एक और साइंटिस्ट उठे और इन्होंने ये साबित किया कि लाइट पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। मैक्स प्लैंक की थ्योरी से ये पेश किया गया कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, वही बात जो न्यूटन ने कही थी, यानी कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट को फिर से रिवाइव किया गया। स्टूडेंट्स, लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स से ये बात साबित भी हुई कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। उन पार्टिकल्स को आइंस्टाइन ने फोटॉन्स का नाम दिया। तो बात यहां पर फिर थोड़ी सी शक और शुबे में मुब्तला होगी कि हम 18वीं सदी के अंदर अर्ली 1700 में न्यूटन से ये सुन रहे हैं कि लाइट की कॉर्पस्कुलर नेचर है, लाइट पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करती है, और 100 साल के बाद हम ये बात साबित होती देख रहे हैं कि लाइट एक वेव है। फिर 100 साल के बाद हम ये बात फिर से साबित होता देख रहे हैं कि लाइट पार्टिकल्स के तौर पर ट्रीट की जा रही है। इवन ये पार्टिकल से मिलकर बनी है। इन पार्टिकल्स को नाम भी आइंस्टाइन ने दिया, फोटॉन। तो स्टूडेंट्स, ये माजरा क्या है? लाइट की कौन सी नेचर है? तो आज के दौर में, आज की तारीख में, मॉडर्न डेज में हम कहते हैं कि लाइट की डुअल नेचर है। लाइट किसी फिनोमिना को एज अ पार्टिकल एग्जिबिट करती है, यानी कि लाइट का मोमेंटम भी है। मोमेंटम, डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स की नेचर है। तो लाइट कैरीज मोमेंटम, लाइट कैरीज एनर्जी, ये पार्टिकल्स की नेचर में शामिल है। तो इस लाइट की पार्टिकल नेचर भी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, लाइट आप देखेंगे रिफ्लेक्शन भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती है और डायफ्रैक्शन भी करती है। ये तमाम फिनोमिना क्योंकि लाइट करती है तो लाइट की वेव नेचर भी है। स्टूडेंट्स, किसी किसी सूरत कहीं कहीं लाइट की वेव नेचर डोमिनेंट होती है और कहीं कहीं लाइट की पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, लाइट की इस वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1965 में सेट ऑफ थ्योरीज पेश की। मैं यहाँ पे दो बातें बहुत क्लियर करना चाहता हूँ आपको। कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट हमारे पास एक्सपेरिमेंटली भी साबित हो चुकी है और इसके ऊपर थ्योरी भी मैक्स प्लैंक ने दी इन 1900, मैं आपको बता चुका हूँ। तो थ्योरी के बाद हम इसे एक्सपेरिमेंटली भी साबित कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, 1801 में जो वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो थॉमस यंग ने किया था, उस वक़्त वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि लाइट वेव तो है, लेकिन ये वेव आखिर प्रोपागेट कैसे करती है। प्रोपागेट से मुराद ये है कि ये वेव हमारी सराउंडिंग में कैसे फैली हुई है, कैसे आगे की तरफ मूव करती है। सो एट दैट टाइम, डियर स्टूडेंट्स, इस बात का जवाब देना मुश्किल था कि लाइट की प्रोपागेशन कैसे होती है। हम ये तो मान चुके थे बाय द थॉमस यंग्स एक्सपेरिमेंट कि लाइट एक वेव है। तो इस बात को एक्सप्लेन किसने किया कि लाइट प्रोपागेट कैसे करती है? 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस, बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल सबूत हमें दिए जिसकी मदद से हम ये बता सकते थे कि इस लाइट की प्रोपागेशन कैसे है। तो स्टूडेंट्स, इस सारी कहानी को सम अप करता हूं कि आज के इस मॉडर्न डे में लाइट की डुअल नेचर है, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में, इस पर्सपेक्टिव में हम देखने जा रहे हैं कि लाइट वेव के तौर पर कैसे बिहेव करती है। स्टूडेंट्स, हम लाइट को वेव ट्रीट करेंगे। हम लाइट के वो तमाम फिनोमिनास इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो लाइट एज अ वेव एग्जिबिट करेगी, यानी कि लाइट रिफ्रैक्शन भी करेगी और इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर मबनी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए तो इस चैप्टर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं।
इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको शुरू में भी दे चुका हूँ थोड़ा सा, कि इस चैप्टर में हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हुए उन इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे जिनसे हम लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं, जिनसे हम अपनी मर्जी से लाइट को ट्रेवल करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस लाइट की पहली प्रॉपर्टी एज अ वेव। लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव व्हेन इट डज रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन करती है, और अगर रिफ्लेक्शन करती है तो हम कहते हैं कि लाइट वेव के तौर पर बिहेव करती है। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्या है? चलिए मेरे साथ देखते हैं। हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को बारहा दफ़ा पढ़ चुके हैं, हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन से बारहा दफ़ा फेमिलियर हैं। रिफ्लेक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम made incident on another medium bounces back into the same medium. This phenomena is called as reflection of light. ये डेफिनेशन आप मेरे साथ लिखी देख भी रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप इस फिनोमिना को ज़रा समझते भी हैं। इमेजिन कीजिए कि ये मेरे पास नीचे एक ग्लास की स्लैब है, ये कोई बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बनी हुई है, पॉलिश्ड सरफेस से बनी हुई है। जब लाइट की रे एयर से ट्रेवल करती हुई इस सरफेस पे आकर टकराएगी तो इसके टकराने के अमल को हम इंसिडेंट कहेंगे, कि लाइट की रे इंसिडेंट की है, और ये जो रे इंसिडेंट की आके दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रे इस ग्लास के सरफेस पर पड़े हुए नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रही है, इस एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। अब आप देखें कि ये लाइट की रे टकरा कर इस ग्लास के अंदर नहीं गई, ये टकरा कर वापस आ गई है। सो स्टूडेंट्स, ये जो टकरा कर वापस आई है, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कह चुके हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइट इज रिफ्लेक्टिंग, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। और स्टूडेंट्स, ये जो लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने ये तो देख लिया कि लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर रही है, लिहाजा ये लाइट का एक वेव वाला बिहेवियर है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्शन ख़ास कानून के तहत होती है। रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर प्रिंसिपल को फॉलो करती है। हमेशा जहाँ पर जब भी किसी इंतहाई स्मूथ और प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगी तो एक लॉ हमेशा फुलफिल होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और वो पॉइंट जहां पर नॉर्मल है। ये तीनों पॉइंट्स एक ही प्लेन में होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक ही पॉइंट पर मिल रहे होंगे। हमेशा जब भी जहां भी रिफ्लेक्शन होगी, ये तीनों पॉइंट्स एक ही प्लेन में, एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर मौजूद होंगे। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट और फर्स्ट पॉइंट फॉर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या है? दूसरा पॉइंट या पोस्टुलेट क्या है? दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगी, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बात हम एक्सपेरिमेंटली बहुत दफ़ा बहुत जगह पर साबित भी कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी रिफ्लेक्शन होती है, इन्हीं रूल्स, इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए होती है। तो अब आप रिफ्लेक्शन से तो वाकिफ हैं। हम इस रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को पिछले 2 चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स पढ़ी थी थ्रू रिपल टैंक, आपको याद होगा। उसमें भी हमने यही डेफिनेशन डिस्कस की थी और इसी तरह की एक एग्जांपल की थी, बट फॉर द वाटर वेव्स। और इससे अगले चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने साउंड की रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था और हमने कहा था साउंड की रिफ्लेक्शन को इको कहते हैं। तो अब हम लाइट को पढ़ रहे हैं, तो लाइट की रिफ्लेक्शन और लाइट के इन रिफ्लेक्शन के लॉस को भी पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन की सिर्फ एक टाइप नहीं है, रिफ्लेक्शन की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से 2 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। द वन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी इससे पहले जो एक पिक्चर देखी है रिफ्लेक्शन की, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की है।
रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जब एक नहीं, लाइट की बहुत सारी रेज किसी इंतहाई स्मूथ, एक ऐसी सरफेस जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी स्मूथ हो, यानी कि कुछ सरफेसेस ऐसी हैं जो हमें सिर्फ दिखने में स्मूथ लगती हैं, असल में नहीं होती, और ऐसी सरफेस जो वाकई असल में स्मूथ हो। डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्मूथ सरफेस पर फॉल करेगी, आप देख सकते हैं, तो वो तमाम लाइट की रेज टकराएंगे और टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो ऐसी सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्शन खास डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें कि आपके पास ये एक इरेगुलर सरफेस हो, जो सरफेस किसी सूरत स्मूथ ना हो, इस सरफेस में जब लाइट की रेज आकर फॉल करती हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर गिर रही हैं, और जब रिफ्लेक्ट भी करेंगी तो डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस पर रिफ्लेक्ट करेंगी। यानी कि इस केस में सिर्फ एक खास डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, ये रिफ्लेक्शन हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो रही है। सो दैट इज वाई दिस रिफ्लेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल। हम ऐसी रिफ्लेक्शन को डियर स्टूडेंट्स इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होती है उस सरफेस का इंतहाई पॉलिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑप्टिक्स में हम इस सरफेस को मिरर कहते हैं। सो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट। अब मिरर कितनी इकसाम के हैं, इन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है, और किस मिरर की रिफ्लेक्शन कैसी होगी, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। तो ये स्टूडेंट्स, आपने समझा कि लाइट की नेचर असल में है क्या? डुअल नेचर है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर रखती है, लेकिन किसी जगह पर इसकी वेव नेचर डोमिनेट है और किसी जगह पर पार्टिकल नेचर डोमिनेट है। हम इस चैप्टर में इस लाइट की वेव नेचर को डिस्कस करेंगे, और वेव नेचर को स्टडी करते हुए हमने लाइट की पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन को पढ़ा है। रिफ्लेक्शन क्या थी, कैसे हुई, और किन किन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन होती है, ये आप आज के इस लेक्चर में सीख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ भी आई हैं और आप नोट भी कर रहे हैं। मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में और एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।